हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीतम चौधरी। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि जो पॉइंट्स जो सिलेबस वीडियो के अंदर दिए हुए हैं, पॉइंट्स जिन पे आसानी से मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उस पे मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने लाऊं। फिलहाल के लिए हमारे ये टॉपिक हैं। इसके अलावा हम इस चैनल पे बाकी जितना भी राजस्थान जीके है और इंडिया का जो जीके है विभिन्न एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसको आगे बढ़ाते रहिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ में आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं। बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि राजस्थान के अंदर ये मान लीजिए हमारी अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला के इस साइड में यानी कि वेस्टर्न राजस्थान जो है हमारा, ये पूरा एरिया जो है ये हमारा आता है रेगिस्तान या मरुस्थली क्षेत्र में, यानी कि वह क्षेत्र में जिसमें रिपीटेडली अकाल या फिर सूखे की फेमाइन कंडीशंस देखी जाती हैं। और अरावली पर्वतमाला का ये वाला जो हिस्सा है, ये अपने आसपास के एरिया को क्या बनाता है, इसमें कंकरीला पत्थर वाला एरिया है तो बंजर क्षेत्र भी, यानी कि कुल मिलाकर के कुछ जो अरावली वाले जो जिले हैं जिसमें से अजमेर और सीकर जयपुर इनका कुछ हिस्सा, और हमारे जो इधर के जिले हैं टोटल 11 जिले, ये मिलकर के बनाते हैं सूखा एवं बंजर क्षेत्र, अरावली प्लस रेगिस्तान वाला। अब यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे वो स्पेसिफिकली पूरे राजस्थान की न होकर के, जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया है, बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र जहाँ पे बारिश जो है कम होती है, फेमाइन कंडीशंस होती हैं, उस क्षेत्र के अंदर हम किस प्रकार की परियोजनाएं राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उन पे। तो देखिए, सबसे पहले भारत व राजस्थान सरकार द्वारा दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से संचालित प्रोग्राम कौन कौन से हैं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए 1971 में स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन एसएसओ बनाया गया था। सबसे पहले सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है। पहली परियोजना का नाम क्या है, ये जो परियोजनाएं पढ़ेंगे हम सेक्शन ए के अंदर, मैं आपको बता रही हूँ कि भारत और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रोग्राम हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डीपीएपी, ये शुरू किया गया था 1974-75 में। फिलहाल इसमें जो फंडिंग है यानी कि जो वित्तीय संसाधन है वो सेंटर और स्टेट 75 और 25 के रेशियो में देते हैं, यानी कि केंद्र सरकार 75% देती है कुल खर्च का और राज्य सरकार 25%। देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे जाते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो फंडिंग पैटर्न है उस पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 जिलों के 31 ब्लॉक के अंदर ये चालू है। सूखा संभावित क्षेत्रों में यानी कि जहाँ पे सूखा पड़ने की जो संभावना है या सूखा होने वाले जो एरिया हैं, जमीन व पानी को समुचित तरीके से उपयोग करने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मिट्टी संरक्षण, वनावरण बढ़ाना, सिंचाई जैसे कार्य इस परियोजना के तहत किए जाते हैं। नेक्स्ट है जो आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम, यानी कि जो ऑलरेडी मरुस्थल बन चुका है। ऊपर वाला हमने पढ़ा कि जिसके मरुस्थल बनने की संभावनाएं होगी, सूखा संभावित है वो, यहाँ पे मरुस्थल बन चुका है तो मरुस्थल क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी भी इसको बोलते हैं। ये 1977-78 से शुरू किया गया। इसके फंडिंग में 100% केंद्र के द्वारा की जाती है, यानी कि वित्त पोषण केंद्र के द्वारा है। 16 जिलों के
85 ब्लॉक में अभी इसमें 8 नए ब्लॉक और ऐड किए गए। पहले 16 जिलों के 85 ब्लॉक थे, 8 नए ब्लॉक ऐड किए। उनको वाटर शेड के आधार पर उनकी फंडिंग, देखिए ये जो 16 जिले के 85 ब्लॉक हैं उनकी तो पूर्ण रूप से 100% केंद्र के द्वारा ही पैसा दिया जाता है, लेकिन जो नए 8 ब्लॉक ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं, उनके अंदर जो पैसा है, वित्त है, वो केंद्र और राज्य का 75-25 के आधार पे होता है। 25% राजस्थान सरकार देती है। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना, मरु क्षेत्र के सीमित संसाधनों का उचित उपयोग करना। कार्यक्रम के तहत क्या क्या किया जाता है? मरुस्थल के विकास कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाना, चारे, पशुपालन, भूमि जल आदि का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण। देखिए इसको मैंने इसको 4 किया है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण हम ऑप्शन के अंदर दिमाग नहीं लगाएंगे कि वो मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम जो है के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मरुस्थल एरिया में तो 16 जिलों के 85 ब्लॉक हैं, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण का भी रूरल एरिया में काम होता है, उसमें भी डेवलपमेंट किया जाता है। तीसरा जो है राज्य और केंद्र सरकार की योजना में आती है कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट। तीसरी परियोजना का नाम क्या है? तीसरी परियोजना का नाम है CDP, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, हिंदी में मरुस्थलीकरण का मुकाबला का प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट। DDP के अंदर ही, यानी कि ये जो हमने DDP पढ़ा था यहाँ पे, उसी का ही एक सब पार्ट है, उसी के अंदर ही ये स्पेशल प्रोग्राम है। राज्य के 10 जिलों में लागू हो रहा है, ये 16 जिलों में था, ये 10 जिलों में है। केंद्र और राज्य की 75 और 25 की इसमें हिस्सेदारी है। इसका जो उद्देश्य है मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने की योजना वनीकरण द्वारा रेत के टीलों को स्थिर करना। क्या मतलब है इसका? देखिए मरुस्थल के अंदर क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी कि रेत के टीले होते हैं, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, इन तेज हवाओं और आंधियों और अंधड़ के साथ में ये रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होते हैं। इससे मान लीजिए कि यहाँ पे रेत के टीले हैं, ये आंधी के साथ में यहाँ पे स्थानांतरित हुए, तो ये अपने नीचे की क्या करेंगे, अच्छी उपजाऊ जमीन को दबा लेंगे। यहाँ पे जो छोटी वनस्पति उपस्थित थी वो भी दबा लेंगे। तो यहाँ पे तो पहले से ही क्या थी, अनुपजाऊ जमीन इन्होंने बना रखी थी रेत के टीलों ने। अब ये उपजाऊ जमीन पे स्थानांतरित होकर के इस एरिया की जमीन को भी इन्होंने क्या कर दिया, अनुपजाऊ बना दिया। यानी कि कुल कहने का मतलब हो गया कि मरुस्थलीकरण का बढ़ावा हो गया। अभी इस मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस कार्यक्रम के तहत, यानी कि डेजर्टिफिकेशन जो नेचुरल तरीके से आंधियों के साथ हो रहा है उससे मुकाबला करना है, तो क्या करेंगे, ये जो रेत के टीले हैं यहीं पे पेड़ लगा दिए जाए, यानी कि एक तरीके से प्राकृतिक वनस्पति की दीवार खड़ी कर दी जाए, पेड़ों की दीवार। अब क्या होगा, जब आंधी के साथ में मिट्टी का जो ट्रांसफर होगा वो बहुत कम रेट से होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं ये इस मिट्टी को रोक के रखेगी। इस प्रकार से क्या किया जा रहा है, मरुस्थलीकरण से लड़ाई की जा रही है, कॉम्बेट किया जा रहा है। तो ये हमारा तीसरा प्रोग्राम हो गया, स्पेशल प्रोग्राम हो गया मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। दूसरा सेक्शन आता है ऊर्जा विकास परियोजनाएं, यानी कि बंजर व सूखा क्षेत्र के अंदर ऊर्जा से संबंधित कौन सी विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं हमारी राज्य सरकार के द्वारा। सबसे पहली प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजनाएं। ऊर्जा विकास परियोजनाओं के अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं? सौर ऊर्जा हो सकती है, पवन ऊर्जा होती है, बायोगैस होती है, या फिर थर्मल एनर्जी होती है, पेट्रोलियम तेल कोई भी हो सकती है।
तो प्रमुख तौर पे सौर ऊर्जा परियोजनाएं कौन सी हैं? शुष्क मरुस्थल से हरित ऊर्जा के केंद्र को बनाने की ओर ये कदम है। ये टैग लाइन है, आर्थिक समीक्षा में दी हुई थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे लिखी है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं का मतलब हो गया यहाँ पे ऊर्जा विकास शुष्क मरुस्थल, क्योंकि क्या है ये बंजर और सूखा क्षेत्र से हरित ऊर्जा केंद्र की ओर। देखिए पहली जो प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजना है वो है भड़ला सोलर पार्क। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है उसी में आती हैं ये सारी परियोजनाएं। भड़ला सोलर पार्क जो है ये 4 फेज में विकसित, कितनी फेज में विकसित है भड़ला? 4 में। इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये भड़ला का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगना था, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लगना है हमारा, तो इसको हमने क्या किया इस प्रकार से 4 भागों में बांट दिया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 फेज के अंदर विकसित होगा। ये आपके क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट के रूप में दे सकते हैं कि बड़ला सोलर पार्क 3 फेज में होगा, 2 फेज में, 1 फेज में, 4 फेज में। तो ये 4 फेज में होगा, यानी कि 4 चरणबद्ध तरीकों से। कहाँ पे? जोधपुर में। इसकी क्षमता कितनी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट 2245। किस तरीके से याद रखेंगे इसको? तो याद इस प्रकार से रखिए कि 2 दूने 4, 2 दूने 4 प्लस 1, एक और बढ़ा दिया तो 2245 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। नेक्स्ट जो है सोलर पार्क योजना, ऊर्जा विकास परियोजना में सौर ऊर्जा के अंदर दूसरी परियोजना जो कि बंजर और सूखा क्षेत्र में चल रही है वो है आपकी सोलर पार्क योजना। किसके द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा ये मुख्य रूप से योजना चलाई जा रही है। इसमें 3 निर्माणाधीन सोलर पार्क बन रहे हैं। परियोजना का नाम है सोलर पार्क योजना। चला कौन रहा है? भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या हो रहा है? 3 सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, तीनों निर्माणाधीन हैं। फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क ये 750 मेगावाट का बनेगा। इसको बनाने के लिए विकास मेसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी गठित की गई। ये कंपनी बनाई गई है राज्य सरकार और एसएल इंफ्रा लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम में। नेक्स्ट है फतेहगढ़ फेज 1B, ये 1500 मेगावाट का है और जैसलमेर में बनाया जा रहा है। इसको बनाने के लिए मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड ये कंपनी गठित की गई है। ये भी किसके द्वारा? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी प्लस राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तीसरा जो है आपका नोखा सोलर पार्क। नोखा सोलर पार्क भी कहाँ पे बन रहा है? जैसलमेर में। 925 मेगावाट का ये पार्क होगा। देखिए इनकी अलग अलग जो क्षमता है वो आपको अच्छे से याद करनी है। फतेहगढ़ वाला 1500 मेगावाट का है, नोखा वाला 925 मेगावाट का है, प्लस इनको बनाने वाले जो कंपनी और जगह, ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी कि कुल रूप से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार के द्वारा ही इसको बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लें तो पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की कुल क्षमता, मैंने आर्थिक समीक्षा से ये डेटा लिया है आपके लिए, दिसंबर 2021 तक 4338 यानी कि 433 और 8 4338 की मेगावाट की जो क्षमता है वो डेवलप हो चुकी है पवन ऊर्जा की। उसमें से भी जो रेगिस्तान एरिया है उसके अंदर 2 प्रमुख परियोजनाएं विकास के लिए चलाई जा रही हैं। अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र ये है जैसलमेर में, ये 1064 मेगावाट का, और एक है फलोदी जोधपुर के अंदर। ये 2 प्रमुख पवन ऊर्जा से संबंधित हैं। अब आता है हमारा तीसरा सेक्शन, इसके अंदर हैं आपकी सिंचाई से रिलेटेड परियोजनाएं
मरुस्थल क्षेत्र के अंदर जो चलाई जा रही हैं। यानी कि सूखा एवं बंजर क्षेत्र के अंदर जो मरुस्थलीय एरिया है वहां पे सिंचाई को लेकर के कौन सी परियोजनाएं हैं। एक तो है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना जो है आपकी वो जालोर और बाड़मेर, कौन कौन से, नीचे वाले साउदर्न राजस्थान में आपका जालोर और बाड़मेर, यहाँ पे जिलों में 2.46 लाख हेक्टेयर के अंदर स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम के तहत इस परियोजना को विकसित किया गया है। ये नर्मदा नदी का पानी गुजरात से लाया जाता है यहाँ पे। दूसरी जो है सिंचाई परियोजना में आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी डिटेल्स पे हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ये अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है हमारे इकोनॉमिक के सेक्शन के अंदर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसमें हम सारा लेटेस्ट डेटा के साथ में इस पे विस्तृत चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए आप ये चीज याद रखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में 2 सिंचाई परियोजनाएं मुख्य रूप से कार्यरत हैं। तीसरी जो चीज है जल संग्रहण परियोजनाएं। क्यों? क्योंकि देखिए नाम से ही है सूखा और अकाल का क्षेत्र है। सूखा और अकाल का यदि क्षेत्र है तो राज्य सरकार का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो बारिश का पानी हो उसको संग्रहित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, ताकि बाद में यूटिलाइज किया जा सके, भूजल को ऊपर उठाया जा सके, भूजल का स्तर बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए जल संग्रहण से संबंधित भी परियोजनाएं चल रही हैं। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, ये है परियोजना का नाम। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग जो है प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि विदेशी सहायता प्राप्त है, विदेशी वित्त पोषित ये परियोजना है। आईजीएनपी के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, ये मरु क्षेत्र का, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, जो इंदिरा गांधी नहर बनी हुई है उसमें कहीं से वो टूटी हुई है या फिर उसके अंदर कोई टूट फूट के साथ साथ में कोई अन्य दिक्कतें आ रखी हैं, पानी की लेवलिंग की दिक्कत आ रखी है, तो उन सब को ठीक करना, उनका पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे इस परियोजना में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि मरुस्थल वाले जिले हो गए। कुल लागत आएगी इसकी 3,291 करोड़ और समय अवधि जो है इसकी है 5 वर्ष। नेक्स्ट है जल संग्रहण की ही दूसरी योजना, राजीव गांधी जल संचय योजना। योजना का नाम है राजीव गांधी जल संचय योजना। का प्रथम चरण जो है वो 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जी की जयंती पे स्टार्ट किया गया। 33 के 33 जिलों में है ये, यानी कि बाकी जिलों के साथ में मरुस्थल वाले जिले भी इसमें साथ में आ गए। इसी के कारण मैंने इस योजना को सम्मिलित किया है मेरी इस लिस्ट में। 20 अगस्त 2019 इसमें याद रखने हैं आपको, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम्स में डायरेक्टली डेट पूछी जाती है कि ये योजना प्रारंभ कब हुई थी। बहुत सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है चर्चित योजनाओं के शुरू होने का दिन। तो 20 अगस्त 2019, अवधि कितनी रहेगी, 2 वर्ष। उद्देश्य है इसका भूजल स्तर में वृद्धि एवं जल संग्रहण, यानी कि बारिश का जो पानी होगा उसको स्टोर करना, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर उठे और जल का संग्रहण किया जाए। तालाब, बावड़ी, इन सब के अंदर परंपरागत तरीके से जल को संग्रहित करके उसको उपयोग में लिया जाए। नेक्स्ट जो आती हैं हमारी वो है वन क्षेत्र विकास परियोजनाएं, यानी कि मरुस्थल और बंजर भूमि के अंदर वन क्षेत्र का विकास करना। वन क्षेत्र का विकास यदि नहीं करेंगे तो मरुस्थल और जो बंजर भूमि है उसका सही मायने में विकास कैसे होगा, वो तो
बाद में भी क्या बनी रहेगी, मरुस्थल ही बना रहेगा, बंजर भूमि ही बनी रहेगी। यदि वहां पे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए सरकार को, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी सरकार, वन क्षेत्र विकसित करना चाहेगी, पेड़ उगाना चाहेगी, ताकि बारिश ज्यादा हो और जो मरुस्थली एरिया है वो उपजाऊ क्षेत्र के अंदर तब्दील हो। अगर आपको मेरी वीडियो साथ में पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये जो मोटिवेशन है इस रूप में, ये मुझे और ज्यादा मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट डेवलप करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे वन क्षेत्र विकास परियोजना की, और इसकी जरूरत क्या है ये मैंने आपको बताई कि मरुस्थल और बंजर भूमि वाला जो एरिया है उसको परमानेंटली उपजाऊ क्षेत्र के अंदर तब्दील करना। तो इसकी पहली जो परियोजना है वो है अरावली वृक्षारोपण योजना, यानी कि जो अरावली वाला एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अरावली वन क्षेत्र अरावली पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अंदर वृक्षारोपण करना। इसका पहला जो फेज था, ये 2 फेज के अंदर चली थी ये परियोजना, इंपॉर्टेंट परियोजना है। फेज 1 1992 से 97 और फेज 2 जो है 1997 से 5 फरवरी 2002 तक। ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड ऑफ जापान, यानी कि OECF, ये एक जापान का बैंक, इसने इसका वित्त पोषण किया था। इसके सहयोग से 10 अरावली क्षेत्र वाले जिले जो मैंने बताया था हमारे राजस्थान के अंदर, 10 अरावली वाले, जहां जहां पे 10 जिलों में अरावली फैली हुई है, उस एरिया में यहाँ क्या किया गया, सूखी बंजर जमीन में और सरकारी वेस्टलैंड या वन क्षेत्र में पौधारोपण, पानी का संग्रहण और पत्थरों से दीवार निर्माण इत्यादि कार्य किए गए। और इसके अंदर जो अरावली के ऊपर बीजों को भी छिड़का गया हेलीकॉप्टर एटसेट्रा से बारिश के सीजन में, ताकि अरावली पे जो है और ज्यादा हरियाली हो, और जब पेड़ ज्यादा होंगे तो उसकी जो पत्थर जो चट्टाने हैं वो धंसने की या स्लाइड होने की जो घटनाएं हैं वो भी कम होती हैं। और पत्थर जब स्लाइड होकर के नीचे आते हैं तो वो आपने मान लीजिए कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, अब इससे जब पत्थर लुढ़क के नीचे आते हैं तो नीचे का जो मैदानी एरिया है, तो यहाँ पे पत्थर गिर गिर के ये भी क्या हो जाती है, बंजर भूमि बन जाती है। इसको बंजर भूमि बनने से रोकने के लिए क्या किया था, पत्थरों की यहाँ पे दीवार बनाई गई, ताकि यदि पत्थर लुढ़क के आते हैं तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही रहे, बाकी की जमीन को खराब ना करें, बाकी की जमीन को बंजर बनने से रोकें। तो ये सभी कार्य किस में किए गए, अरावली वृक्षारोपण योजना, जो कि 2 फेज में चली। किसके सहयोग से, OECF जापान, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड ऑफ जापान से। मरुस्थल वृक्षारोपण परियोजना, ये दूसरी परियोजना है वानिकी के क्षेत्र में, मरुस्थल एरिया में। 1978 में ये शुरू हुई थी। मरुस्थल का प्रसार रोकने हेतु ये अभी भी चल रही है, यानी कि 1978 से शुरू होकर के अभी तक ये जारी है। केंद्र और राज्य की 75-25 की भागीदारी होती है। सेंटर जो है, केंद्र जो है 75% देता है और राज्य को 25% लगाना होता है। 16 जिलों के 85 विकास खंड में। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, 16 जिलों को, हनुमानगढ़ नहीं है इधर, जो मैंने अरावली से वेस्टर्न एरिया में बताया था, उसमें से हनुमानगढ़ को छोड़ दीजिए, बाकी 10 मरुस्थली, उसके अलावा अलवर, अजमेर, जयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही। तो कुल मिलाकर के ये 16 जिले हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसका जो प्रथम चरण है फेज 1, वो 2003 से 2010 को ये चला था। जापान
बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सहयोग से, यानी कि वित्त पोषण पैसा किसने लगाया था, इसने लगाया था। मरुस्थली प्लस पर्वतीय, यानी कि डेजर्ट एरिया के जो 11 जिले प्लस पर्वतीय क्षेत्र वाले जिलों को मिलाकर के टोटल 18 जिलों के अंदर ये फेज 1 चला था। आपसे क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा, या तो पूछ लेंगे कि परियोजना का नाम देकर के इसका फेज 1 कब से कब चला था, या पूछेंगे फेज 1 का वित्त पोषण किसने किया था, या फेज 1 कितने जिलों में चला था, या फिर इन तीनों ही चीजों को क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट बना करके डाल देंगे और चौथा कोई रॉन्ग स्टेटमेंट डाल देंगे और पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका दूसरा चरण 2011 से 2021 के चला है, और यही जो है JBIC ये तब्दील हो गया है JICA में, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी बना दिया गया इसको नेक्स्ट डिकेड के लिए। 10 मरुस्थली जिले, देखिए ये टोटल 18 जिले थे। अब जो है ध्यान देंगे कि 2011 से 21 वाली 10 साल की जो परियोजना चली, 10 मरुस्थली जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 10 मरुस्थली जिले। 5 गैर मरुस्थली जिले, कौन कौन से गैर मरुस्थली जिले, 5 कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और जयपुर, प्लस 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, यानी कि 10 + 5 + 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, इतने में ये जो है फेज 2 को चलाया गया। वित्त पोषण था वो जायका, इसको जायका बोलते हैं याद करने के लिए। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी को क्या बोलते हैं, जायका भी बोल देते हैं। इसके द्वारा ये चलाया गया। क्रियान्वयन हेतु इसके इस योजना के फेज 2 के क्रियान्वयन के लिए 8 मार्च 2011 को राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसाइटी का नाम अच्छे से याद रखेंगे, परियोजना के नाम पे ही नाम है सोसाइटी, यानी कि एक संस्था बना दी ताकि सही तरीके से संस्थागत तरीके से इस योजना को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो है मरुस्थली व बंजर भूमि विकास में विदेशी सहायता पर्याप्त कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, यानी कि मरुस्थल और बंजर भूमि है उसके डेवलपमेंट के लिए, के विकास के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त कौन कौन सी योजनाओं को विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। कुछ तो योजनाएं हमने देख ली, न्यू डेवलपमेंट बैंक की हमने देखी थी जल क्षेत्र से संबंधित, एक जैव विविधता की हमने देख ली जापान से, बाकी भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 ये जापान के द्वारा, इसको हमने अभी जो है पीछे अच्छे से डिस्कस किया था, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको याद होना चाहिए। ये सेक्शन मैंने इसलिए अलग से बनाया है कि मान लीजिए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ही इस प्रकार पूछ दिया कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास परियोजनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त है या फिर नहीं है, दोनों टाइप से आ सकता है। तो आपको योजनाओं के नाम पता होने चाहिए और वो योजना कौन सी कंपनी, विदेशी कंपनी या कौन से देश के द्वारा या किसी विदेशी बैंक के द्वारा संचालित है, तो वो लिस्ट मैंने बना दी ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल चुटकियों में शॉर्ट तरीके से सही हो। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना ये जापान के द्वारा है विदेशी सहायता। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना ये नागौर के अंदर चलाई जा रही है। फ्लोरोसिस निराकरण और ग्रामीण जलापूर्ति ये दो नाम याद रखेंगे आप, किसके द्वारा, जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो कि ऊपर वाले में थी वो ही जापान के द्वारा। जनवरी 2013 से जनवरी 2022 तक इस परियोजना की अवधि थी। इसका उद्देश्य
पेयजल की आपूर्ति, जल जनित बीमारियों में कमी और प्रभावी फ्लोरोसिस का उन्मूलन करना। प्रभावी तरीके से भी हम बोल सकते हैं, फ्लोरोसिस का उन्मूलन करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। जिससे में इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अंतरराज्य विद्युत प्रसारण तंत्र, यानी कि विद्युत जो है कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जनरेट हो रही है, यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, इसको यहाँ तक पहुंचाना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यानी कि ग्रीन एनर्जी में क्या क्या आता है? ग्रीन एनर्जी में एक बार आप लोग बोलते जाएंगे। एक तो आती है सौर ऊर्जा, दूसरी आती है पवन ऊर्जा, तीसरी आती है आपकी बायोमास। तो ये जो प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिनसे उत्पादन, जो कार्बन इमिशन है वो नहीं होता है, उन सभी ऊर्जाओं को, उन सभी एनर्जी रिसोर्सेज को बोला जाता है ग्रीन एनर्जी। तो क्या है ये परियोजना, किससे संबंधित है? ये है, मान लीजिए यहाँ पे किसी जगह पे सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ से सौर ऊर्जा को यहाँ तक पहुंचाना सही समुचित तरीके से, तो ये क्या हो गया? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हो गया। तो इस तरीके से विद्युत का प्रसारण तंत्र बनाना, यानी कि विद्युत की सौर ऊर्जा को ही डेडिकेटेड लाइनें बिछाना, आम भाषा में हमें इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये परियोजना किसके द्वारा चल रही है? KfW, जर्मनी की है ये कंपनी, KfW फ्रैंकफर्ट एम मेन, ये इसका कंप्लीट नाम है। अवधि अक्टूबर 2015 से जून 2021 में ये कंप्लीट हो गई है योजना। क्षेत्र कौन से? 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, जो है साउथ वेस्टर्न राजस्थान हो गया ये। उद्देश्य है पश्चिमी राजस्थान में पवन एवं सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन करना। क्योंकि यहाँ पे इन 4 जिलों में क्या हो रहे हैं हमें पता है, अभी पीछे हमने पढ़ा था, बड़े बड़े सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। तो वहां से जो बिजली उत्पादित हो रही है, उस बिजली को फिर बाकी पूरे राज्य में आगे पहुंचाना। तो यहाँ पे जो जितनी भी सौर ऊर्जा की क्षमता है उसको पूरा यूटिलाइज करना, दोहन करना मतलब यूटिलाइज करना। नेक्स्ट जो आती है वो है रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना। रेगिस्तान क्षेत्र में यानी कि डेजर्ट एरिया में, योजना का नाम है जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना। ये किसके द्वारा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अवधि मई 2018 से अगस्त 2023, यानी कि ये योजना जो है आपकी वो अभी चल रही है। 3 फेज यानी कि 3 ट्रांचेज या 3 चरणों में इस योजना को कंप्लीट किया जाएगा। कब से कब के बीच में? मई 2018 से अगस्त 2023 के बीच में 3 चरणों में। उद्देश्य क्या है इस योजना का? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जीर्णोद्धार करना। वही चीज, इंदिरा गांधी नहर कहाँ कहाँ से टूट फूट गई है उसको करेक्ट करना, सही करना, मरम्मत करना उसकी। जल प्लावन क्षेत्र भूमि सुधार, जहाँ पे ज्यादा मात्रा में एक साथ पानी बह जाता है, वहां पे भी क्या होता है? भूमि का क्षरण होता है, भूमि खराब होती है, तो उसको सुधार करना। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की ओर लोगों को बढ़ाना कि आप स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, और बाकी सब विकास कार्य जो जल क्षेत्र से संबंधित हो रेगिस्तान के क्षेत्र में हो, न्यू डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपकी आती है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। ये ऊपर वाली नागौर वाले से अलग है, हालांकि वो भी जायका कर रहा था और ये भी जायका कर रहा है जापान, लेकिन ये जो है इसका द्वितीय फेज स्टार्ट हुआ है जुलाई 2021 से और ये दिसंबर 2024 तक चलेगी। कब से कब तक? जुलाई 2021 से दिसंबर 2024 तक, यानी कि लेटेस्ट है। और कौन सा फेज चलेगा इसका? द्वितीय, एक फेज पूरा हो चुका है। ये वाली जो योजना है ना जलापूर्ति और फ्लोरोसिस वाली, ये झुंझुनू और बाड़मेर, कौन कौन से 2 जिले?
झुंझुनू प्लस बाड़मेर, 2 ही जिलों के अंदर जल संशोधन प्लांट लगाना, यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाना, प्लस वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा करके वहां से पानी को बाकी जगह पे सप्लाई करने के लिए जलापूर्ति का जाल बिछाना, यानी कि अच्छी क्वालिटी के पाइप लगा करके पूरे एरिया में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना इससे संबंधित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है? जायका जापान द्वारा। 2 जिले झुंझुनू और बाड़मेर हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, आज का टॉपिक था जो है बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र की परियोजनाएं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद प्रीतम चौधरी। थैंक यू सो मच।